नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। माफ कीजिए, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर है कि ये ताजा एपिसोड और ये एक अच्छी खबर वाला एपिसोड है क्योंकि अब की बार सैलरी बढ़ेगी जोरदार। जी हां, एऑन का ताजा सर्वे आया है जिसमें एक ऐसा अनुमान लगाया गया है जिससे आप और हम सब खुश होते हुए नजर आएंगे और वो ये कि 2026 में 2025 के मुकाबले ज्यादा सैलरीज बढ़ेंगी। अच्छा सैलरी इंक्रीमेंट होगा। कितना होगा? 9% से ज्यादा होगा। कुछ और सेक्टर्स में तो नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कौन कौन से वो सेक्टर्स होंगे ये देखने वाली बात होगी। तो मुझे लगता है कि अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं, जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इस बार जो सेक्टर्स टॉप पर हैं वो सबको थोड़ा अचरज में जरूर डालेंगे क्योंकि कन्वेंशनल सेक्टर्स होते थे, उन्हीं में हर बार घूम घूम के बात होती थी और वो कन्वेंशनल सेक्टर तो थोड़े नीचे भी चले गए। इसका ये मतलब कि चीज़ें तो बदल रही हैं। अच्छा, वो भी सेक्टर्स ऊपर नहीं है जिसमें आपको लगता है कि अरे हाँ अब तो यही सेक्टर में ऊपर होगा। ना ना ना, ऐसा नहीं कि यही से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो क्या वो सेक्टर्स होंगे, कैसे उनमें इंक्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात, इंक्रीमेंट तो हर सेक्टर में होते हैं लेकिन क्या वो सबको मिलते हैं? शायद नहीं। वो तो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए कि आपको भी वो अपर मोस्ट लेवल का इंक्रीमेंट मिले ही मिले। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आज हम करेंगे और उसके लिए हमने आज दो खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। तो कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्ब्रेस कंसल्टिंग की फाउंडर श्रुति स्वरूप और साथ ही हैं ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुनील जी, एऑन का ये सर्वे है, श्रुति मैम एक बार थोड़ी सी झलक देख लेते हैं वो सर्वे क्या कहता है, फिर पूरी बातचीत आगे हम करेंगे। तो सर्वे बताता है कि इस बार लेके आते हैं हम ग्राफिक्स, जो सेक्टर सबसे ऊपर होगा वो होगा रियल स्टेट और इंफ्रा का। जैसा मैंने कहा था ना कि इसका कभी जिक्र होता नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 11% की इंक्रीमेंट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे है जहाँ 10% की इंक्रीमेंट आएगी वो है एनबीएफसीज, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, एनबीएफसीज होती हैं वो। बैंकिंग सेक्टर इन ऑल अपने ऊपर बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ बात हो रही है एनबीएफसीज की। जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, अभी ये नया बज़वर्ड है इंडिया में। 9.5% के लगभग इंक्रीमेंट यहाँ होंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजीज में करीब 9.25% टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा आप इसको सीधे सीधे आईटी सर्विस मत समझ लीजिएगा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जी हाँ, जीएसटी रेट कट के बाद तो बड़ा उछाल आया है यहाँ पे भी अब नौकरियों में अच्छे इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाले हैं। इंजीनियरिंग डिज़ाइन सर्विसेज, यहाँ पर भी 9% से ज़्यादा की इंक्रीमेंट होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जिन और सेक्टर्स में है रिटेल, आप लोग जीएसटी कट के बाद काफ़ी सारी फुटकर खरीदारी कर रहे हैं, कपड़े लत्ते ये वो बहुत कुछ, तो रिटेल में भी अच्छे इंक्रीमेंट होंगे क्योंकि यहाँ भी गाड़ी चल निकली है। लाइफ साइंसेस, जी हाँ, इनका तो हमेशा ही एवरग्रीन टाइप का मामला है, वहाँ पर भी 9% से ज़्यादा के इंक्रीमेंट होते हुए नजर आएंगे। टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, अब आप इसे मान सकते हैं, जो हमारी कंसल्टिंग सर्विसेज होती है ना, जो हमारी कंपनियां, जो आईटी कंपनी सो कॉल्ड कहलाती हैं, वहाँ पे देखिए करीब 7% से भी नीचे चला गया मामला। तो ये बदलते डायनामिक्स हैं, एऑन का ये सर्वे हमें बता रहा है। राइट, बातचीत की शुरुआत करते तो सुनील साहब, सेक्टर पे तो एक एक करके आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। 9%, 10%, 11%, ठीक है, लेकिन ये फिगर ऐसे हम हर बार वहाँ सोच लेते हैं कि चलिए इतना हो जाएगा पिछले साल से ज़्यादा, पर आपको लगता है थोड़ा कम है? मज़ा तब आए जब 15% हो, 20% हो, 25% हो। दुनिया में कहीं ऐसा होता है जहाँ इस लेवल के नंबर से आते हो हर साल, या हम ज़्यादा थोड़ी सी उम्मीद लगा रहे हैं? आप म्यूट पर हैं शायद सर। सॉरी नहीं, आपने जो बताया वो सही है, क्योंकि अगर कोई इसे आइसोलेशन में अगर देखे इस नंबर को कि 9 या 10%, तो सुनने में भी कम लगता है। और अगर हम कम सैलरी के अमाउंट पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका नेट इफेक्ट भी बहुत कम आएगा। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो इसके अंदर शायद ये परसेंटेज जब बहुत एक हायर सैलरी रेंज होता है, किसी का भी 20, 30, 40 लाख, 50 लाख या 80 लाख के रेंज में अगर किसी की सैलरीज होती है, तो वहां पे तो एक थोड़ा सब्सटेंशियल इम्पैक्ट आता है। बट अगर किसी भी इंडिविजुअल की सैलरी अगर लोअर साइड पे है, अगर 1 लाख या उसके नीचे की सैलरीज पे अगर कोई भी इंडिविजुअल है, तो वहां पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें 2-3 तरीके से इसको मेजर किया जाता है। एक तो ये जो नंबर्स है इसमें एवरेज है,
एवरेज इन द सेंस कि यहाँ पे ये नंबर जो है इससे कुछ ज्यादा भी फिगर्स हो सकती है, होती हैं, और इससे कम भी फिगर होती है, क्योंकि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है परसेंटेज का रेशियो थोड़ा डाउन होता है। क्योंकि अगर अब हम दूसरे देशों में जाके देखेंगे तो वहां से तो ये काफी ज्यादा परसेंटेज है, क्योंकि हमारे यहाँ सैलरी भी उतनी कॉम्पिटिटिवली लेस है कंपेयर टू दूसरे कंट्री के। तो अगर सैलरी लेस है तो परसेंटेज से तो कंपेयर करना उतना फेयर नहीं होगा उस चीज को। बट अगर टोटल नंबर में अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो जिन लोगों की सैलरी कम है और वो टॉप परफॉर्मर्स हैं, वो है उनकी डबल डिजिट में भी अच्छे परसेंटेज में रेंज होंगे सैलरी। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 9, 10 या 8, 7 पे रुकेंगे। और बहुत सारे लोग जिनकी सैलरी ज्यादा है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी भी है तो भी शायद उनका उस परसेंटेज में ना जाए, क्योंकि उस परसेंटेज में जाने से तो वो एक ब्रैकेट को क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद उनका एक मिनिमम एक लेवल होता है कि इस लेवल पे हम ले जा सकते हैं आपको, इस ग्रेड पे या इस फंक्शन पे या इस रोल पे। तो अगर आप किसी भी सर्वे का अगर आप नतीजा देखेंगे तो उसके अंदर दो चीजें होती है। एक, इंडस्ट्री के अंदर हर ग्रेड को लिया जाता है, हर ग्रेड का एक एवरेज इंक्रीज होता है। तो सैलरी जितनी कम होगी वहां पे नेट एडिशन देखा जाता है, वहां परसेंटेज की उतनी अहमियत नहीं रहती। अगर किसी की सैलरी 30,000 है या 35,000 है या 40,000 है तो वहां पे परसेंटेज की अहमियत नहीं होती, वहां पे शायद नेट एडिशन देखा जाता है। बट अगर वही सैलरी अगर बहुत ज्यादा होती है तो वहां पे शायद वो परसेंटेज की अहमियत आ जाती है, क्योंकि वहां नेट एडिशन लोअर परसेंटेज पे भी ज्यादा होता है। ठीक है। रही बात दूसरी, आज के डेट में अगर मार्केट में देखें तो ये परसेंटेज अच्छे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट का साइज बड़ा है। तो वर्ल्ड में कुछ भी उथल पुथल हो, कुछ इंडस्ट्री पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, बट एज ए साइज ऑफ द कंट्री अगर हम देखें हमारे यहाँ पे, तो इतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म है आज के डेट में। शायद ये सर्वे पहले किया गया होगा, बट आपने जब एनबीएफसी की बात करी तो अभी आरबीआई ने इतनी पॉलिसी को रिफॉर्म कर दिया है, शायद लैंडिंग को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो मार्केट के अंदर जब मनी फ्लो होता है तो बिजनेस ग्रो करता है, बिजनेस ग्रो करेगा तो ऑब्वियस है कि सैलरी भी बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ये सारे इंपैक्ट आते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखें तो ये अच्छा परसेंटेज है। और अगर हम इनफैक्ट यही सवाल मेरे मन में था। श्रुति मैम, मैं आपसे भी इस पर राय ले लेता हूं कि इस समय जो दुनिया की स्थिति है, मतलब 2025 में 8.9 था, वहां से 0.1% बढ़ के ये 9% हो जाएगा। तो देखने में तो लगता है कि क्या ही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मौजूदा हालात को देखें, सारी उथल पुथल को देखें, जैसा सुनील जी भी कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में भले ही वो 0.1% की इंक्रीज है और अभी भी 9 का फिगर बरकरार है, कई जगह 10 है, 11, और जैसा सुनील जी ने कहा कि ये भी एक एवरेज है, इससे भी ज्यादा लोगों को मिल सकता है। तो फिर तो ये अच्छी बात है कि उस परिस्थिति में भी हम एक इंक्रीमेंट देने की तो स्थिति में है, लेकिन वो भी अच्छा और पिछले साल के मुकाबले भले लेश मात्र ज्यादा, पर ज्यादा। देखिए, मार्केट्स में काफी उथल पुथल रही है। हमको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी लॉस दिखाया है, तो उसके बीच में मेरे को जो लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस इसको कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए कर रही हैं। थोड़ा सा अगर बड़ी कंपनी स्पेशली अच्छा हाइक अगर देती हैं, सो दिस विल लीड टू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मार्केट, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। जो हम जैसे ग्लोबली हम जिस तरह से इंडिया दिखती है दुनिया को, वैसे भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मार्केट में जो एम्प्लॉय बेस है उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस समय, क्योंकि इस समय हम जब आपस में बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में बात होती है, लीडरशिप में बात होती है, तो एक ओवरऑल डाउनटर्न का जो एहसास है वो होपफुली से चला जाएगा। बट एब्सोल्यूट आपको परसेंटेज वाइज कम लग रहा है, बट जैसे सुनील जी कह रहे थे, एब्सोल्यूट वाइज ये नंबर्स काफी हाई हैं। और हमें ये भी समझना जरूरी है कि यूरोप वगैरह में 4% और 5% की हाइक होती है, तो उस हिसाब से तो ये बहुत ही हाई है। नहीं, और बड़ी मुझे ये देख के अच्छा लगा। मुझे तो एक आशंका थी कि नेक्स्ट ईयर क्या ये नंबर्स घट जाएंगे, लोगों को अच्छे इंक्रीमेंट नहीं मिलेंगे, जो हालात हैं अभी भी दुनिया भर के। लेकिन जो मुझे लगता है हमारे यहाँ इंटरनल चीज़ें हुई हैं, रिपोर्ट वो कह भी रही है कि इंडिया में जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, जो डिमांड फिर से रीजनरेट हुई है, आईटी में जो एक सहूलियत मिली इनकम टैक्स में, तो उसकी वजह से जो देश का अपना पूरा बिजनेस है वो फ्लरिश करेगा, और वहीं से ये पेमेंट्स भी हाई स्केल पे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ सेक्टर वाइज जाते हैं। सुनील साहब, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी रियल स्टेट ने टॉप पोजीशन बनाई हो, मतलब हमेशा आईटी रिलेटेड, एआई या और कोई दूसरी, फार्मा में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी, रिटेल, लेकिन दिस इज फर्स्ट टाइम इन माय मेमोरी जब रियल स्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से इस लिस्ट को टॉप कर रहा है कि 11% से भी ज्यादा देंगे। ये परिवर्तन कैसे आया? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे किसी भी देश की उन्नति को आंका जाता है।
और मुझे लग रहा है कि आज के डेट में गवर्नमेंट का काफी फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में। तो एक तो वहां पे गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहां पे रोड, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बहुत सारी चीजें बन रही हैं, मेट्रोज बन रही हैं, रेलवेज लाइन जा रही हैं, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा रियल एस्टेट। तो अगर आज के डेट में देखें तो एक आदमी, एक इंडिविजुअल के लिविंग स्टैंडर्ड में हर किसी के लाइफ में होता है कि भाई मेरे पास एक घर होना चाहिए। एक सबसे बड़ा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोले तो वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए हाउसिंग होता है। और अगर हाउसिंग को अगर आप हटा दें उसकी लाइफ से, अगर उसकी कॉस्ट को आप रिड्यूस करने किसी के पास है, तो शायद उसकी लाइफ किसी भी सैलरी लेवल पे ईज हो जाती है, मच ईजियर हो जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे यहाँ कंसिस्टेंटली एंड रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बट क्योंकि मार्केट में कुछ कुछ चेंज होते रहते हैं, कभी कोविड की वजह से, कभी स्लो इकोनॉमी की वजह से, कभी ये इकोनॉमी नेशनलिज्म जो हर जगह आ रहा है, हर कंट्री अपने यहाँ के इन्वेस्टमेंट को और प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट कर रही है। तो आज के डेट में हर कोई ये देख रहा है कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा पब्लिक है, इतनी ज्यादा डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर में, पिछले 15-20 सालों से इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली हो रहा है, लोगों की बाइंग पावर बढ़ी है, मार्केट में सुधार हुए हैं बहुत सारे। और आज के डेट में जो कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है हमारे यहाँ पे, जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं उसकी वजह से, और भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स आने वाले हैं, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आती है। तो एक कंज्यूमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और वो एप्रिशिएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो जब हर कोई उसकी तरफ जाएगा तो ऑब्वियस ही चीज है, उस इंडस्ट्री में जॉब्स भी बढ़ेंगी और उस इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी। तो वहां सैलरी भी बढ़ना बहुत वाजिब है, क्योंकि अगर इतने रोड और एयरपोर्ट्स बन रहे हैं तो हमें इतने एयरपोर्ट बनाने वाले स्पेशलिस्ट चाहिए, इतने ब्रिजेस बनाने वाले, इतने टनल बनाने वाले, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाले लोग चाहिए। रेलवे में एक्सपेंशन हो रहा है, इतनी अफोर्डेबल हाउसिंग के इतने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, लग्जरी हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो कि एप्रिशिएटिंग इन द मार्केट है। उसमें शायद पहले कुछ साल पहले शायद वो कुछ ज्यादा बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं था, रेगुलेटेड नहीं था वो, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से इन्फ्लेट होता था। बट आज की डेट में एंड कंज्यूमर जा रहा है मार्केट में जी, वो अपने लिए घर तो खरीद रहा है। नंबर भी उसकी गवाही दे रहे हैं, क्योंकि जो सेल्स हैं रियल एस्टेट के अंदर वो क्वार्टर दर क्वार्टर रिकॉर्ड्स पर ही अभी भी हैं, और ये सिलसिला 2-3 साल 4 साल पोस्ट कोविड तो अभी तक बरकरार है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का तो काम हम देख ही रहे हैं कि चारों तरफ हो रहा है, और इन दोनों को कंबाइन कर दें, एक एयरपोर्ट अभी मुंबई में नया खुल गया, एक जेवर में मतलब नोएडा में खुलने वाला है, और एयरपोर्ट्स लाइन पर हैं, तो एक सेंस बनता है। इंटरेस्टिंग है कि नंबर 2 पे जो चीज लगी हुई है जिसमें भी डबल डिजिट की ग्रोथ आ रही इंक्रीमेंट में, वो है एनबीएफसी, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। बैंकिंग ओवरऑल एक बड़ा सेक्टर हो गया, एनबीएफसी आप थोड़ा एक फोकस्ड एरिया हो गया। श्रुति मैम तो ये बताती है कि कंज्यूमर वाला ही बिहेवियर, कि जहां पर लोग, अब एनबीएफसीज क्या करेंगी, लोगों को लोन देंगी, घर खरीदने के लिए देंगी, या फिर कुछ और प्रोडक्ट खरीदने के लिए देंगी, या इनफैक्ट एमएसएमईज या छोटी इंडस्ट्री को लोन बांटेंगी। तो इसका मतलब है कि वो कंज्यूमरिज्म का जो साइकिल है वो घूमा है, और तभी इन ऐसे एनबीएफसीज की डिमांड आएगी, और जब इनके यहाँ काम होगा तो इंक्रीमेंट्स भी अच्छे होंगे। तो एनबीएफसी एज एन सेक्टर पर्टिकुलर 10% के ऊपर का आपको इंक्रीमेंट देना जा रहा है, तो यहां पर किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी? एनबीएफसीज ने एक्चुअली पिछले 1.5 साल में काफी हिट लिया है। अगर आप ग्रोथ देखेंगे, काफी हिट हुआ है वो सेक्टर। मेरा जो एस्टिमेट है, जो मेरा इसमें सोचना ये है कि एनबीएफसीज की इंक्रीमेंट इज ऑल्सो टू अट्रैक्ट टैलेंट। इस समय हमारे पास टैलेंट की बहुत कमी है, जहां जहां जिस जिस सेक्टर में, वहां पर वी आर लुकिंग एट। सो ये 2-3 मार्केट डायनामिक्स हैं, जैसे सुनील जी भी बोल रहे थे। एक है गवर्नमेंट की जो इतनी सारी पॉलिसीज आ रही हैं, गवर्नमेंट जो बूस्ट कर रही है। दूसरा ये है कि द इंडस्ट्री इटसेल्फ इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट गुड टैलेंट। अब आज की तारीख में जब बच्चे कॉलेज से निकलते हैं, उनकी जो सैलरीज हैं वो इतनी लो हो गई हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे पॉपुलेशन, कॉलेज की पॉपुलेशन जो है वो आईटी की तरफ बढ़ रही है। ये सारी कंपनीज जो है जिन्होंने हिट लिया है, एनबीएफसीज हैं जिन्होंने पिछले 2 साल में, 3-2.5 साल में हिट लिया है, उनके लिए अपनी इंक्रीमेंट्स बढ़ाना, सैलरी रेंज बढ़ाना, मेरे को लग रहा है बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि अच्छा टैलेंट मिल सकेगा। जो लोग इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं वो उनके लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा। एंड
होपफुली वो सेक्टर ग्रो करेगा। वो सेक्टर जो जैसे मैंने कहा, जो जिसने हिट लिया वो सेक्टर हम सब चाहते हैं, क्योंकि एनबीएफसी से जहां लोन्स जाते हैं, फिर वो पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट है, वो पूरी चेन हिट करती है। राइट। तो आई एम अज्यूमिंग कि सारा कुछ ही इससे इफेक्ट होगा लॉन्ग रन में। मतलब टैलेंट अच्छा आएगा, बिजनेस बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, और जहां लोन्स जाते हैं उनको फायदा होगा। राइट। तो अभी तो तस्वीर यही दिखा रही है, चाहे रियल एस्टेट की बात हो, चाहे वो एनबीएफसीज की बात हो, चाहे रिटेल की बात हो, आगे लिस्ट में ऑटोमोटिव सेक्टर भी है। यानी जो भी कंज्यूमर से जुड़ा हुआ सेक्टर है सीधा सीधा, और अगर आप उस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको वहां पर अच्छी इंक्रीमेंट के मौके मिलेंगे, अच्छी सैलरीज के मौके मिलेंगे, अच्छी नौकरियों के मौके मिलेंगे। एक छोटा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं। ब्रेक के बाद ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि एट्रिशन यानी नौकरी छोड़ने की जो दर है वो पिछले 5 साल में सबसे नीचे आ गई है। तो क्या कारण है कि लोग अपनी नौकरी पे बने हुए हैं, या तो दूसरी नौकरी अवेलेबल नहीं है, या उनकी नौकरी में उनको जो इंक्रीमेंट चाहिए या जो काम करने के तौर तरीके चाहिए, ग्रोथ चाहिए, वो उन्हें मिल रही है। अपने एक्सपर्ट से बड़ा सवाल भी लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अब की बार सैलरी जोरदार। एऑन का ताज़ा सर्वे कह रहा है कि 2026 में जो इंक्रीमेंट्स होंगे वो बढ़िया होंगे, 2025 से बेहतर, 9% से ज़्यादा, कई जगह 10, 11 या इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। कुछ एक सेक्टर्स हैं जो टॉप लाइन में रहे। और भी सेक्टर्स की नज़र डालेंगे। यहाँ पर हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। सुनील साहब, एक जो इम्पॉर्टेंट बात ये सर्वे कह रहा है वो ये बता रहा है कि एट्रिशन रेट जो है वो 2025 में 17% के आसपास रहा, जो कि पिछले 5 साल में सबसे कम था। अब इसके दो ही मतलब हो सकते हैं कि या तो लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा जॉब चेंज करने का, या फिर अपने करंट जॉब से वो इतने सेटिस्फाइड हैं कि उनको लगता नहीं है कि वो चेंज करे। कैसे समझें? मुझे लगता है मैं इसमें 2 चीजें ऐड करूंगा। एक तो डेफिनेटली मौके थोड़े कम है मार्केट में। अगर सेटिस्फाइड नहीं भी हैं तो अपनी जॉब को रिस्क में नहीं डालना चाहते। कम से कम वो इतना जानते हैं कि जहां काम कर रहे हैं तो जॉब सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन रादर जाके कोई छोटा मोटा इंक्रीमेंट लेना या हायर कॉम्पनसेशन लेना। एक वो एरिया है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो शायद कंपनी का भी जो फोकस है अपने पीपल को लेके, और इंडिविजुअल का भी फोकस जो अपने काम को लेके है, और इस डेली चेंजिंग दुनिया में आज के डेट में जितनी चीजें हो रही हैं तो वहां पे हर कोई अपने आप को, ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि अगर हम नया इंडिविजुअल हायर करेंगे तो उसको ट्रेन करना, उसको इंटीग्रेट करना आज के डेट में वो भी एक कॉस्ट होती है। कहीं ना कहीं 25% साल की कॉस्ट तो शायद उसको ट्रेनिंग और इंटीग्रेशन में उससे ज्यादा चली जाती है, 25 से 50% कॉस्ट। तो इसके दोनों ही रीजन है, क्योंकि मौके थोड़े कम हैं मार्केट में, और उसके बाद लोग बहुत ज्यादा ईगर नहीं है और किसी कारण, बिना किसी कारण के जॉब चेंज करने के, जो होता था पिछले सालों में कि भाई चलो बहुत टाइम हो गया, आप जॉब चेंज कर लेते हैं, कुछ अच्छा हाइक ले लेंगे। तो आज के डेट में जॉब सिक्योरिटी को लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं देन जस्ट कि थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट मिल जाए, 5-10%, 20%, 25%, उस पर शायद ज्यादा फोकस नहीं कर रहे क्योंकि वैसे भी केसेस आ रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर में जो पहले हायरिंग होती थी, एट्रिशन होती थी, उसका कारण होता था कि एक कंपनी का इंडिविजुअल छोड़ के दूसरी कंपनी में जाता था और फिर वही कंपनी किसी दूसरी कंपनी से इंडिविजुअल हायर करती। तो एक साइक्लिक मोमेंट चलता था जिसमें न्यू जॉब्स की ग्रोथ कम होती थी, बट लोग चेंज करते थे, सीट्स चेंज करते थे, 1 to another, 3rd to 4th एंड सो ऑन, और लोग मार्केट में कॉम्पिटिटिव होना शुरू करते थे। बट आज की डेट में क्या हुआ है कि हर कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, जो एग्जिस्टिंग है उसको रिटेन करना चाह रही है। वो एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से भी है और एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से है। तो ये एक तरीके से अच्छी बात भी है। अब चूंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्ति की तरफ आ गया, क्विकली श्रुति मुझे एक बात बताइए कि ये सारी तो जो अच्छी बातें हो गई वो हो गई, लेकिन आईटी सेक्टर जो वंस अपॉन अ टाइम में एक चमकता सितारा था, वहां हम देख रहे हैं उसके रीजंस भी हैं कि अब 7% से भी नीचे चली गई वो इंक्रीमेंट ग्रोथ, सबसे लेडर में आखिरी पे आ गया है। इंक्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं इस समय? हाँ जी मैम। अच्छा, नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। देखिए, आईटी सेक्टर हमने अभी काफी लेऑफ्स देखे हैं। आईटी सेक्टर में लेऑफ्स हुए हैं। आईटी सेक्टर के अंदर मार्केट थोड़ी खराब हुई है। आईटी सेक्टर में एआई का इन्फ्यूजन हुआ है। तो अब ऑब्वियस है कि हम आईटी सेक्टर, एआई, डेटा, आईटी कंसल्टिंग, इन सब के अंदर इंक्रीमेंट हमारी थोड़ी सी कम दिखेगी ही हमें। एंड जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जिन सेक्टर्स में हमें ग्रोथ लानी है, जिन सेक्टर्स में हमें मार्केट बढ़ानी है,
जिन सेक्टर्स में हमें टैलेंट अट्रैक्ट करना है, वहां पर पैसा और सैलरीज इंक्रीमेंट बढ़ेंगी। एंड सो आप अगर देखें, सारे नंबर्स उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट जहां पर टैलेंट चाहिए, और लैक ऑफ इंक्रीमेंट जहां पर एआई का इन्फ्यूजन ज्यादा हो गया है। जी, तो खैर अब ये समय का एक फेरा है, कहिए कि एक साइकिल है। आज से 3-4 साल पहले, उतना भी नहीं, 2-3 साल पहले आईटी में ये स्थिति बनी थी कि लोगों को डबल सैलरी और उससे भी ज़्यादा पे बुलाया जा रहा था। एक अलग तरीके का असेसमेंट कर लिया था कि ऐसा होगा। उसी तरीके से हमने देखा था कि जो ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पर भी इसी तरह का माहौल था। वहाँ तो बिल्कुल ही डिब्बा गोल हो गया। लेकिन ये थोड़ी समझने वाली चीज़ें हैं, और अभी भी दुनिया की स्थिति एकदम स्थिर नहीं है, बहुत सारी अनिश्चितताओं से भरी हुई है। ऐसे में 10% का भी इंक्रीमेंट अच्छा है, लेकिन वही है कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पकड़ के काम करेंगे, जिसमें रिटेल से लेकर हमने देखा रियल एस्टेट और तमाम चीज़ें। और अच्छी बात यह कि हमारे देश के अंदर ही इतना कुछ हो रहा है कि शायद बाहर की दुनिया में जो हो रहा है उससे डायरेक्टली जो कंपनियां जुड़ी हैं वहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर चीज़ें अगर अपने सिंक में चलती हैं तो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर अच्छे इंक्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है इतनी अनिश्चितताओं के बीच भी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति मैम और सुनील सर इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।